हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ये खबर आई है कि सिंध की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने एक नोटिस भेजा है पीटीआई के सूबाई सदर हलीम आदिल शेख को, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक वीडियो में मुबैना तौर पर जो गुज़िश्ता वीकेंड यानी हफ्ते के रोज़ रिकॉर्ड की गई, उसमें उन्होंने अपने एक साथी जो पीटीआई के रहनुमा हैं घोटकी के इफ्तिखार लुंड, उनकी उन्होंने एक जुर्म किया था जिसकी तफसील हम बताएंगे। उनको जो है उनके ना सिर्फ उन्होंने एक तंज़िया जुमला कहा जिससे ये लगा कि शायद वो उनके जुर्म को डिफेंड कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड माजदा रिजवी जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की सरबराह हैं, उन्होंने नोटिस भेजा है और कहा है कि आपने एक संगीन जुर्म का मज़ाहका उड़ाया है और आपने मौकरी की है लॉ की। जो कुछ कहा पहले मेरा ख्याल में हलीम आदिल शेख साहब ने, वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपको बैकग्राउंड भी बनाते हैं। ये चल रही है, बाकी इनके लिए गरीब का बच्चा कुछ नहीं है, गरीब की बेटी कुछ नहीं है, गरीब की माँ कुछ नहीं है, इनका अपना निजाम है। और बात यह है कि डंडे से बाज आते हैं। हमने भी अब सरिये वाला सेठ सरिये वाला सेठ। अच्छा, सरिये वाला सेठ इनको क्यों बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसका पस मंजर में बता दें। पस मंजर बता दें। चलिए, अप्रैल में जो लोकल सिंधी चैनल्स हैं उन पे सबसे पहले ये खबर आई कि कोई ड्राइवर है घोटकी का जो इफ्तिखार लुंड के पास भी काम करता था, फिर उसने काम करना छोड़ दिया। उसकी इफ्तिखार लुंड के जो मैनेजर हैं उससे रकम के लेन देन पे कोई तनाज़ा हो गया, तो उस ड्राइवर को बकौल ड्राइवर के स्टेटमेंट के ज़बरदस्ती लुंड साहब के उताक पे लाया गया और वहाँ जिस्म के नाजुक हिस्सों में सरिया घुसाया गया। जी, वीडियो भी उसकी मौजूद थी, वो वायरल भी हुई, चैनलों पे भी चली कि वो हॉस्पिटल में औंधे मुँह लेटे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। 8 टाँके आए उनके ज़ख्म पे, पूरे शलवार पर खून लगा हुआ था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो मकामी पुलिस स्टेशन था उसने इफ्तिखार लुंड, उनके मैनेजर और एक और साहब के ख़िलाफ़ दफ़ा 324, 355, 147 और 143 पाकिस्तान पीनल कोड के हिसाब से FIR दर्ज की। तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के ज़िम्न में ये शिक़ें होती हैं, लेकिन फिर हो गया आउट ऑफ कोर्ट। उस पर हम थोड़ी देर उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। तो ये इसका पस मंजर है, ये इसका पस मंजर है। अच्छा, इस पे तू मैं हुई, तो अब ये जो आपने वीडियो दिखाई है, अच्छा नहीं, उससे पहले उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है कि एक कॉल आती है, क्योंकि शिरीन मज़ारी साहिबा मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, तो उन्होंने चूज़ करना था एक फोकल पर्सन फॉर ह्यूमन राइट्स इन सिंध, इंसानी हकूक के लिए। और जाहिर है कि आपको एक असर रसूख का बंदा भी चाहिए और आपको ऐसा बंदा चाहिए जो इंसानी हकूक के मसले मसाइल को समझता है और दिल से उस पर काम करना चाहता है। तो पूरे सिंध में कौन मिला? इफ्तिखार लुंड उर्फ सरिये वाली सरकार। ठीक है, ये आया। उसके बाद क्या होता है कि जाहिर है हस्बे मामूल ये बात फिर सोशल मीडिया पर आ जाती है और सोशल मीडिया पर जाहिर है लोगों ने बहुत तान की, बड़ा हंगामा मचा कि यार मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध में बहुत लोग हैं, बहुत लोग काम करने वाले भी हैं, आपको यही बंदा मिला। तो इन रिस्पॉन्स टू दैट, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर फिर हाई हो गया था, और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये एक ऑनररी ओहदा है जिसमें कोई आपको पैसे वैसे नहीं मिलते। तो लुंड साहब ने फिर एक वजाहत भी की और एक वीडियो अपना रिलीज़ किया, सुन लीजिए। आज मुझे इंसानी हकूक़ की वजारत से फोकल पर्सन सिंध मुकर्रर किया गया। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंसानी हकूक़ की वजारत का। जैसे ही मुझे आज नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, जो कि एक झूठे केस पर मबनी, जो मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, उस पे मेरे खिलाफ जो आज प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। जो कि मैं
अदालत के फैसले ने ये साबित किया कि मैं बिल्कुल बाइज़्ज़त अदालत से बरी हुआ, और ये सिर्फ इस वजह से किया गया कि मैंने सिंध में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वडेरा शाही और स्टेटस को इलेक्शनों में उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जी अच्छा, इसके साथ साथ वो गलत बयानी है। हाँ, जो शीरी मजारी से लेके इफ्तिखार लुंद और हलीम आदिल शेख तक सब कर रहे हैं बाइज्जत बरी होने की। 13 जुलाई 2019 को शीरीन मजारी साहिबा भी ट्वीट करती है, कमोपेश यही बात करती हैं और कहती हैं ही वाज क्लियर्ड ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब क्लियर्ड ऑफ चार्जेस, शीरी मजारी का ट्वीट जो है, शीरी मजारी का ट्वीट जो है वो यानी इफ्तिखार लुंद तमाम इल्जामात से बरी हो चुके हैं। चुनाचे अब पीपल्स पार्टी की क़यादत में सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। वो बतौर रज़ाकार वजारत इंसानी हुकूक के लिए नहीं बल्कि मेरे ऑफिस के लिए सिंध में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इत्तलात और आदद शुमार जमा करेंगे। सर अब हम बरी हो गए। अब हम आते हैं बरी होने की। ये जो बात की है ना, इस पे थोड़ी सी फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। और अच्छी बात है कि हमें फैक्ट चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पिलडैट जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट उन्होंने एक नया इंतखाब किया है पाकिस्तान फैक्ट के नाम से, और ये एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट भी है, उनकी अपनी वेबसाइट पर है, और इसका ट्विटर अकाउंट भी है Pakistan_fact। अभी तक इस पर सिर्फ यही है। और अगर आप उनका देखें और उनकी लिंक क्लिक करें तो बड़ी प्रोफेशनली, अगर वेबसाइट उनकी ज़रा दिखा दें एक सेकेंड, उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को शीरीन मजारी साहिबा ने ये क्लेम किया। क्लेम में ये कहा कि वो उनको क्लियर्ड ऑफ चार्जेस से बरी कर दिया है। हकीकत इसकी क्या है कि सेशंस केस नंबर 128 जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 27 मई को ऑर्डर आया था कोर्ट का, और ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज हुई है। मतलब कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। अच्छा, एक साइड पर लुंड साहब हैं, एक साइड पर अल्लाह रखियों हैं और उनके बेटे हैं जो एक गरीब ड्राइवर हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई गलत बात हुई है, और यहाँ कोर्ट में भी कहा है कि जी कुरान पर हाथ रखकर और कोई मुआवजा नहीं दिया, बस छोड़ दिया, केस खत्म। अल्लाह रखियों ने माफ कर दिया। अच्छा, बाइज्जत बरी होने में और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में कम से कम एक सरिये का फासला है। बहुत बड़े सरिये का फर्क है। ठाक, जिसके एक कोने पे अक्यूज्ड होता है, दूसरे कोने पे जिससे ज्यादा होती है। अच्छा चलें, सही है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं हमेशा यही बात करते हैं हम कि यहाँ बैठकर हम जज और जूरी नहीं है, जलाद बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन फर्ज करें कि लुंड साहब 100% दुरुस्त हैं, बरी होने वाली बात पे नहीं कि ये प्रोपेगेंडा था। हो सकता है कि अल्लाह रखियो के साथ जो किया उन्होंने खुद अपने साथ कर लिया या किसी और ने किया, और सियासी इंतकाम के पीछे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले यार उन्होंने कहा होगा यार इस बंदे को तुम नामजद करो। हो सकता है विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी भी सरिये के साइज की तो होती है ना यार। तो मान लिया कि ये फेक केस था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, जो भी, लेकिन अब आप एक बार और वो सरिये वाला वीडियो देखें और थोड़ा सा लुंड साहब रिएक्शन देखें जब हलीम आदिल शेख उनको थप्पी मारते हैं। पीटीआई सिंध के सदर देखिए जी। बाकी इनके लिए गरीब का बच्चा कुछ नहीं है, गरीब की बेटी कुछ नहीं है, गरीब की माँ कुछ नहीं है, इनका अपना निजाम है। और बात यह है कि डंडे से बाज आते हैं। हमने भी अब सरिये वाला सेट अपने यानी ये मतलब कितनी फनी बात है यार। बेगुनाह जो है उसका कहका है। और यार हाँ, और मतलब अमीन शुक्र है कि मतलब वो उसको बैज ऑफ ऑनर की तरह ले रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। अभी अपने फेसबुक की डिस्प्ले में सरिये वाला सेट का नाम वीडियो सिर्फ इतनी आई है। हलीम आदिल शेख ने कहा, ये मैंने जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ी है, उसका तर्जुमा है, वर्बेटम अल्फाज नहीं है, लेकिन उसका मफहूम मजीद ये था कि आपके पास शायद उस दिन सरिया नहीं था, मगर 23 तारीख के लिए, जिस दिन इलेक्शन थे 2005 में, मगर 23 तारीख के लिए सरिया तैयार रखें, शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। क्या हुआ उस इलेक्शन में? पीपल्स पार्टी सरिया उल्टा हो गया। जीते 89,000 वोट और मेरे ख्याल पहले 18,000 वोट से हारे थे। अच्छा, ये जो है हलीम आदिल शेख, सरिया उल्टा हो गया। हाँ, सरिया उल्टा चला गया। हलीम आदिल शेख ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने इफ्तिखार लुंद को शोकाज नोटिस जारी किया था, मगर इफ्तिखार लुंद को बेकसूर पाया।
अच्छा अब कैसे पाया? अच्छा जैसे भी पाया बस पाया है यार। जस्टिस माजिदा रिजवी ने जो शो कॉज नोटिस जारी किया उस है, पर भी कमेंट आया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन सिंध की जो वो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने 29 जुलाई को हलीम आदिल शेख को ये जो रिमार्क्स आपने दिखाए और जो मज़ीद उस पर तलब किया है कि भाई ये क्या है, इसकी ज़रा आके वजाहत कर दें। हलीम आदिल शेख चूँकि अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, तो उन्होंने इस नोटिस के बारे में लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि वो तो खुद सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की सरबराह से पूछना चाहेंगे कि क्या उन्हें थरपारकर और रत्तो डेरों में मरने वाले बच्चे नज़र नहीं आते? क्या मेरे सरिये वाले तबसरे से ज़्यादा बड़ी ये इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हैं? ये इन्होंने कहा। ठीक है, इसको कहते हैं वाटर बाउटरी। अच्छा, हाँ, टिपिकल वाटर बाउटरी। तो अब ये निमटे या माजिदा रिजवी निमटे। आज मैं एक और चैनल पे, एक निजी चैनल पे देख रहा था इन्हीं हलीम आदिल शेख साहब को, और वो कह रहे थे कि मैं माजरत खा हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। एक और उन्होंने यू टर्न ले लिया, एक और यू टर्न ले लिया। अच्छा, अब देखें, अब इसमें मतलब 2-3 तो नहीं, 10-12 चीज़ें हैं, लेकिन पॉइंट अगेन वो है कि अगर आपको वाकई ही फोकल पर्सन फॉर ह्यूमन राइट्स इन सिंध चाहिए था, ठीक है, मान लिया कि सब झूठे इल्ज़ामात हैं, ये भी हम नज़रअंदाज कर लेते हैं कि उन पे कितने हंस रहे हैं, हाँ सरिया दिया यार, क्या बात है, चीते हो तुम। यही आपको मिलना था। दूसरी बात कि ये जो आपने जो इसमें इजाफा किया है, जो इस क्लिप में हमारे पास नहीं है, कि 23 तारीख को अपना सरिया तैयार करें, तो या तुम ह्यूमन राइट्स के लिए रख रहे हो, तुम इलेक्शन के लिए रख रहे हो, ये एक ये भी फैसला कर लें आप। और अगर वाकई ह्यूमन राइट्स के लिए रखना है तो मेरा ख्याल है कि आप और हम एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं ऑफ नॉन कंट्रोवर्शियल पीपल। नहीं, और दूसरा ये कि देखो, अगर फोकल पर्सन आप रख भी रहे हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा क्वालिफिकेशन होती है ना यार। मेरा ख्याल है इफ्तिखार लुंद का जो इंतखाब है वो ठीक है। पूछिए क्यों? इफ्तिखार लुंद को पता है कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किस किस रास्ते से होते हैं, किन किन औजारों से होते रास्ता बिल्कुल उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। इसलिए जो भी अब उनको मालूमात जमा करनी है पूरे सिंध के लेवल पे और आदाद शुमार जमा करने हैं, लिहाजा उन्हें ऐसे बंदे को खूब मालूम होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस किस तरीके से होते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है आइडेंटिफाई करने की। मतलब कि जैसे क्लास में सबसे शरारती बच्चे को प्रीफेक्ट बना दो, हाँ, उसे पता होता है कि यार जो भी इसके, तो उस लिहाज से मुझे तो सिर्फ दुख ये होता है कि अदालत कैसे मान लेती है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया जी, ये तो कुछ हुआ ही नहीं था। और ये तो होता ही रहता है सर, ये तो मतलब बहुत इससे बहुत मतलब बड़े और बहुत ज़्यादा खौफनाक केसेस में भी आपने इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ दी है। लेकिन अगेन ये मैं अदालत को छोड़े, सब कुछ छोड़े, पॉइंट है कि यार बंदा ढूंढना है तो शायद आपको बेहतर लोग मिल सकते हैं, अगर आप वाकई ही ह्यूमन राइट्स के लिए रख रहे हैं। अगर डंडे के लिए रखना है तो फिर तो आई थिंक परफेक्ट चॉइस है, लेकिन सिफारशी होता है तो फिर जो भी है। बहरहाल एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। जो नए कबायली अजला हैं उसमें पहली बार सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबात हो गए। हम सब ने खुशी का इजहार किया, ज़ाहिर तारीख़ी मौका था, लेकिन अब जबकि इलेक्शन की धूमधाम ख़त्म हो गई है, जो तनाज़ात हैं जो हारने और जीतने वालों के दरमियान रिवायती तौर पे होते हैं वो सामने आ रहे हैं और नई नई शक्लों में सामने आ रहे हैं। मसलन शुमाली वज़ीरिस्तान में मीरम शाह की जो सूबाई असम्बली की सीट थी PK 111, वहाँ जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के हाफिज़ इसामुद्दीन PTI के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल ख़ान से हार गए। उसके बाद हाफिज़ साहब जो हैं उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है और अगर रीपोलिंग नहीं करवाई गई तो हम बतौर एहतजाज जो इंसदाद पोलियो मुहिम चल रही है इलाक़े में, ना सिर्फ हम पार्टी के तौर पे बाइकआउट करेंगे बल्कि यहाँ के अवाम जो हैं वो उनसे भी उन्होंने बाइकआउट की अपील की है। एक ख़त भी 2 दिन पहले जो हाथ से लिखा गया वो उस इलाक़े में सामने आया, उसके मंदरजात थोड़े से दिलचस्प हैं, वो मैं आप चाहें तो जी बिल्कुल प्लीज़।
वो ये है, हाथ से लिखा हुआ ये ख़त के बखिदमत जनाब इंचार्ज पोलियो शोगी सपिलगा, ये इलाके का नाम है अगर मैं सही ले रहा हूँ। मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम पोलियो मुहिम के हिमायती हैं, मगर आज से हम बतौर एहतजाज इससे इनकार करते हैं क्योंकि हमारे गांव के माल मवेशी कुत्तों ने खा लिए हैं। जब हम कुत्ते मारने की कोशिश करते हैं तो वो आर्मी के मोर्चों की तरफ भागते हैं और आर्मी वाले हम पे सीटी बजाते हैं। हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हम आर्मी से बार बार कहते हैं मगर आर्मी वाले भी उन्हें नहीं मारते। लिहाजा जब तक हमारे मसाइल हल ना हो जाएं, हमारे इलाके में पोलियो वाले ना आएँ। शुक्रिया मंजानिब शोगी सपिलगा कौम। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब एक थर्ड स्टोरी मैं इसके साथ मैं इजाफा कर देता हूँ अगर आप चाहें। बन्नू में एक इलाका है नुरैर, और यकीनन मैं नाम सही नहीं ले रहा, वहाँ पर एक तहसीलदार हैं और तहसीलदार साहब का एक झगड़ा हुआ किसी के साथ, क्योंकि कोई ज़मीन की लेन सौदे का मसला था तो कुछ पैसे देने थे। बहरहाल उनके कोई समझौता नहीं हो सका। तहसीलदार अपने मौके पर अड़े रहे कि मैंने नहीं पैसे देने या मैंने नहीं पैसे देने, जो भी। तो मुखालिफ पार्टी जो थी वो आए तहसीलदार साहब को अगवा करने। ठीक है, तहसीलदार साहब तो नहीं मिला। तहसीलदार साहब का बेटा उनके हाथ चढ़ गया, बेटे को अगवा कर दिया और फायरिंग में एक बंदा रिपोर्ट्स के मुताबिक कत्ल भी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो तहसीलदार के जो साथी थे और दोस्त थे और जो बिरादरी वाले थे, उन्होंने हंगामा कर दिया और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया और जलाओ घेराव शुरू हुआ। और जब और तमाम इलाके में एक ऐलान कर दिया कि जी अब पोलियो मुहिम यहाँ पर नहीं चलेगी। पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि सर हम मतलब बंदे के पीछे हैं, हम छापे मार रहे हैं, वो हमें अभी तक मिला नहीं है। इसका पोलियो वैक्सीन कैंपेन के साथ क्या ताल्लुक है? और यकीनन अगर आप जो सुन रहे हैं वो यही सवाल पूछ रहे होंगे कि जी इलेक्शन की हार और पोलियो। हाँ, उर्दू में एक मुहावरा है, कुम्हार पे बस ना चले तो गधे के कान मरोड़े जाते हैं। वो तुम्हारे वाली बात, गधे कान क्यों मरोड़े जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुत्तों के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन के साथ भी ताल्लुक नहीं है। मुझे हमदर्दी है इस गांव के लोगों से जिसका मैंने खत पढ़ा कि जाहिर है खूंखार कुत्ते होते हैं, उन्होंने मवेशियों को, भेड़ बकरियों को जख्मी कर दिया होगा, मार भी डाला होगा। बहुत बड़ा सीरियस मसला होता है जी, बिल्कुल, गाँव देहात के हिसाब से। और यकीन आर्मी ने बकौल उनके कोई कार्रवाई नहीं भी की होगी। लेकिन जब इलेक्शन में धांधली हुई बकौल इनके, तब ही ये मसला उठाया गया। अच्छा, हालांकि ये कुत्ते इलेक्शन से पहले भी जानवरों को जख्मी कर रहे होंगे, उस वक्त ये मसला उठाना चाहिए था। धांधली के साथ इस मसले को जोड़ने अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है ये एक अलग मसला है। जस्ट टू क्लैरिफाई, इलेक्शन का अलग मसला है, कुत्तों का अलग मसला है, और ये अफवाह होने का अलग मसला है। कॉमन थ्रेड क्या है कि सारा गुस्सा निकल रहा है, बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हैं पोलियो वैक्सीन। अच्छा, उसके भी अब मतलब जाहिर अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखें, हम कहेंगे यार पागल हो गए हो क्या? हाँ, ये क्यों कर रहे हैं यार? आप मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में ला रहे हैं, अपने हमारे बच्चों को आप क्रिपल कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी एक वजह है अगर आप थोड़ी सी इसमें गहराई में जाएं, और वो क्यों? क्योंकि इन इलाकों में आपको पता है कि पोलियो रिफ्यूजल्स का सिलसिला काफ़ी हाई है। ठीक है, ताज़ा मैं आदत शुमार बता दूं आपको। आप बता दें। 45 नए केसेस अब तक सामने आए हैं जब से पोलियो मुहिम का बाइकआउट हुआ या डिस्टर्ब हुई है। उसमें से बन्नू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा केसेस यानी 25 सामने आए हैं। बन्नू डिवीज़न में 3 ज़िले हैं, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और लकी मरवत। बन्नू डिस्ट्रिक्ट में 17, लकी मरवत में 2 और शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 केसेस जो हैं वो सामने आए। अच्छा, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब हम गए थे सोराब गोट पोलियो मुहिम के सिलसिले में, हम गए थे सोराब गोट, वहाँ पे हमारी बात हुई थी। आपको याद होगा कि वहाँ के जो लोकल काउंसलर थे वो क्या कह रहे थे? हाँ, उन्होंने कहा था कि सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जब तक यहाँ पर गलियाँ साफ नहीं होंगी, जब तक यहाँ पर स्कूल नहीं बहाल होगा या बनेगा सही तरह, यहाँ पर पोलियो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसको अब लिंक कर दिया है आपने बेसिक गवर्नेंस। इसका मतलब है कि रियासत से काम करवाने के लिए आम आदमी इतना बेबस है कि उसके पास अब कोई लीवरेज बाकी नहीं है कि जिसे इस्तेमाल करके रियासत को मजबूर कर सके बुनियादी काम करने पे। लिहाजा इसके एक तरह से मुझे हमदर्दी भी है कि उसकी मजबूरी ये है कि वो अपने बच्चों के अपाहज होने की कीमत पे
पोलियो का गला दबा रहा है ताकि कम से कम उसके जो बुनियादी काम है वो साफ हो सके। तो ये दोनों तरह से है, मतलब वो जालिम भी है और एक तरह से मजलूम भी है। ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और वजारत इत्तलात और नशरियात का जो भी नया वज़ीर या मुशीर आता है वो कुछ ना कुछ मीडिया की बारे में ऐसे इनकलाबी इक़दाम का ऐलान करता है कि जो उनके ख़्याल में बहुत नई होती हैं। मसलन जो साबिक़ वज़ीर थे फवाद चौधरी, उन्होंने कहा ये पैमरा जो है ये इसमें से निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक और PMRA कर देते हैं कि ताकि सारे मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वन विंडो ऑपरेशन हो जाए, विच वाज नॉट अ बैड आइडिया। तो लेकिन वो जाहिर है वो आइडिया आता है और फिर चला वजीर के साथ ही चला, वजीर के साथ ही वो कभी उससे पहले भी जाता है। मगर जब से नई मुशीर आई हैं वज़ारत इत्तलात की फिरदौस आशिक अवान, तो बड़े खुल के मीडिया के बारे में बोलती हैं वो कि जनाब ये मीडिया को ये दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। वो काबीना के अंदर और बड़े बड़े इक़दाम। आज वो कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने भी एक तजवीज़ पेश की कि मीडिया कोर्ट्स होने चाहिए जिसमें हमें फांसी दी जाएगी। वो वाले हर हुकूमत को हमें फांसी तो नहीं जाएगी ना यार। हर बात देखो, हर बात की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं वजाहत जा रहा हूं। उसमें ना चैनल के लोगों को फांसी दी, लोगों को या लोगों को, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, उसके जो अरकान हैं उनसे मुलाकात के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिरदौस आशिक अवान ने, और उन्होंने अपनी जो मीडिया कोर्ट्स का तस्वुर है उसको एक्सप्लेन भी किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो मीडिया कोर्ट्स बनेगी इसमें हुकूमत और पैमरा के ख़िलाफ़ मीडिया इंडस्ट्री की शिकायत की समाअत हो सकती है, और अगर हुकूमत और पैमरा को मीडिया इंडस्ट्री से कोई शिकायत है तो उनकी समाअत हो सकती है। अच्छा, मुझे तो इस आइडिया में कोई वो ख़राबी बज़ाहिर नहीं लग रही है, लेकिन APNS और CPNE ने इस आइडिया को मुस्तरद कर दिया है। मेरा आर्गूमेंट यह है कि अगर लेबर कोर्ट्स हो सकती हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हो सकती हैं, ड्रग कोर्ट्स हो सकती हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हो सकती हैं, तो मीडिया कोर्ट्स क्यों नहीं हो सकती हैं? यही जजेस उसमें भी बैठेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट की सरबराही में तो नहीं बनेगी नहीं, या कोई मीडिया मिलिट्री कोर्ट तो नहीं बनेगी ना, वो सिविलियन ही जजेस लिए जाएंगे ना उसमें। नहीं तो फिर पैमरा का क्या, जो पैमरा का पूरा बनाया था कि पैमरा तो डाकखाना है यार। नहीं वो तो डाकखाना अब है ना, लेकिन पहले तो कम से कम काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है बाकायदा, जिसमें उस शहर के या सूबे के तमाम। पैमरा इज अथॉरिटी, एक इदारा है, कोर्ट इज अ कोर्ट की बात। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह के, अमीन जाहिर है देखिए अभी ये एक प्रपोजल है, मैं मान लिया, तो अमीन जाहिर है कि अभी इसकी कोई अभी इस पे आगे काम नहीं हुआ, और हस्बे मामूल आपको पता है कि प्रपोजल आता है, प्रपोजल जाता है, फवाद चौधरी ने, चाहे वो डिसेंट प्रपोजल हो या इनडिसेंट प्रपोजल। PMRA का वो दागा था बयान कि ये होना चाहिए, तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी इत्तलात थे तो उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये इसके पीछे क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है? उन्होंने कहा जनाब ये तो उन्होंने बोल दिया है, अभी कुछ वही बताएंगे तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लेंगे। मुझे जहाँ कन्फ्यूजन हुआ है फिरदौस आशिक खान, ये बात तो मुझे ज़ाती तौर पे ठीक लगी जी, मीडिया कोर्ट्स होनी चाहिए जिसको जो शिकायत है निपटा लें। फिर उन्होंने 2-3 ऐसी तजावीज़ दी कि जिससे पूरा मुझे तस्वुर कन्फ्यूजन का शिकार लग रहा है। उन्होंने कहा कि कोई नई पॉलिसी डॉक्यूमेंट हुकूमत ने बनाया है जिसके तहत हुकूमत मीडिया मालिकान और मुलाजिमों के दरमियान पुल का काम करेगी। अच्छा भैया, जब मीडिया कोर्ट्स आप बना ही रही हैं तो फिर आपको पुल का काम करने की क्या ज़रूरत है? जिसको शिकायत हो वो कोर्ट के पास चला जाए। ये पुल जो है, इसमें हुकूमत ही ये पुल क्यों बनना चाह रही है? मुझे इस पर एक बहुत ही पुरानी फटीचर सी जो है किस्सा याद आ रहा है कि 2 मीडियाई बिल्लियाँ एक रोटी पे लड़ पड़ी। उसने कहा ये मेरी है, उसने कहा नहीं ये मेरी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये जो सामने बंदर बैठा है इसके पास चलते हैं, ये जो फैसला कर दे। सियाना बंदर। अच्छा, बंदर के पास था तराजू। उसने कहा ये तो कोई मसला नहीं, इधर दो रोटी के उसने किए 2 टुकड़े, एक पलड़े में, दूसरा दूसरे पलड़े में। एक पलड़ा थोड़ा सा झुक गया तो बंदर ने एक टुकड़ा थोड़ा सा रोटी का खा लिया ताकि दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। वो रोटी का टुकड़ा बड़ा थोड़ा खा लिया तो दूसरा पलड़ा झुक गया, उसने उधर से भी रोटी का टुकड़ा खा लिया, फिर ये पलड़ा झुक गया। आखिर में जो है रोटी ख़त्म हो चुकी थी और बिल्लियां जो हैं बेचारी मायूस लौट गई थी। तो पुल से फिर ये होता है।
तो अगर आप कोर्ट्स बना रहे हैं तो फिर पुल का काम ना करें। ये है कि सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। पुल की, और दूसरा ये है कि काश उस पुल पे से बहुत से ऐसे चैनल जो तनख्वाहें नहीं दे रहे, अब ये मेन पॉइंट है, उस पुल से वो मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें तो आ जाएं। अब ये मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये कोर्ट्स बनते हैं तो क्या आप इस तरह के केसेस उस कोर्ट में ले जाएंगे या वो अच्छा एक तरफ तो वो पुल का काम कर रहे हैं, इसलिए कि यह फैक्ट है कि कई महीनों से कारकुनों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं 90% चैनल्स में, जो आपको हालत है सबके सामने है। लेकिन उन्होंने साथ में ये खुशखबरी भी सुनाई कि पैमरा ने 58 नए चैनल्स लाइसेंस जारी किए हैं, 58, उससे हुकूमत को हुई है 5 अरब की आमदनी। सही है। और मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। तो पहले जो इस वक्त ऑलरेडी चैनल हैं, हाँ, उनके मामला तो ठीक हो नहीं रहे। नहीं, लेकिन देखिए अगेन, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की और पैमरा की नहीं बनती ना, ये तो बनती है उन चैनल ओनर्स की और उन चैनल की एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब ये हम उन पर ना डालें, उनका काम है। देखें, जैसे आपने किसी बिजनेस को लाइसेंस दे दिया, अब वो बिजनेस चले या ना चले वो हुकूमत पे तो नहीं है ना, हुकूमत के तो पैसे बन गए, सही है, ठीक है। जो हुकूमत की पॉलिसी है उससे कम से कम सारे चैनल्स पीटीवी तो बन ही गए हैं। नहीं यार, पीटीवी का मयार अच्छा है। अच्छा, ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, कम से कम उनकी जबान ठीक है अब तक। ये है मैं ख्याल तो कोई और तशबीह दे। हाँ, आप सोचें इतने में वक्फा ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो भारत से मीडिया की जंग है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के किरदार की तारीफ की। लेकिन ये हम जंग जीत नहीं सकते सर, और इस क्यों नहीं जीत सकते ये फिर आपको मैं बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जैसे वो आपको अभी बता रहे थे कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मीडिया की तारीफ भी की है, कहा है कि भारत के खिलाफ मीडिया वॉर में आपने अपना पूरा किरदार अदा किया है। बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल हमने बड़ी कोशिश की है कि काउंटर करें जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि यू कैन विन अ बैटल बट यू कैन स्टिल लूज द वॉर। और अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत अपसेट भी हूँ, मायूस भी हूँ। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्यों इतनी डिफीटेस्ट बातें कर रहा हूँ। वो इसलिए कि देखिए, हमारे हाथ में लिटरली तलवारें हैं और उनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन शायद नहीं, लेकिन एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन ज़रूर है। और वो क्या है, देख लीजिए। Thank you for showing what an absolute hypocrite and double-faced individual you are. You know, Aparna said you just have political ambitions. That's what you have. You are being set up right now for political ambitions. You and your entire lobby have to answer me. Why were you silent on all those cases? Why were you silent? Can you not hear me? Yes. Can you not hear me? You can absolutely hear me, Aparna Sen. I have disrupted your news conference because people like you need to be completely exposed. Aparna Sen, everybody is observing you right now. I am asking you, you answer me. You can hear me loud and clear. My reporter is there. All those reporters also should be asking you, why are you always quiet on the actions of Muslim fanatics? Now tell me, Aparna Sen, a group of fanatics are saying that you should pick up arms. You should pick up arms. You want an armed conflict in this country? Tell me, Zaira. No, you must tell me. Aparna Sen, I'll give you one more example. Jignesh Mevani said there should be a street war and a civil war in this country. Where were you then? Where were you then? Where were you then? Aparna Sen, where Aparna Sen? Where were you then, Aparna Sen? Aparna Sen, the nation wants to know, are you being set up? Which political party is putting you up there, Aparna Sen? What are your political ambitions? Tell the entire country. Which political party is setting you up today? Which political party are you fronting today, Aparna Sen? Tell me. You need to answer me. Why were you silent in all these other cases? You need to answer me. Why were you silent in all the other cases? When people of other communities were targeted, why were you silent? You answer me now. You have not mentioned one such case. Are you ignorant about them? Absolutely not. You are surely aware of all the cases I have spoken about. You need to answer me, Aparna Sen. You need to answer me, Aparna Sen. Aparna Sen, you cannot get away with it. You cannot, no, you cannot get away with it now. Why are you tell the reporters there why you cannot answer me?
Tell the reporters there. आप जवाब क्यों नहीं दे पा रही मुझे बताइए. You can't smile away, Aparna Sen. It is. ये वो बंदा है जो मतलब आप कैसे इसके साथ compete करोगे यार, मुझे कोई ये समझा दे. I am with अर्नब गोस्वामी. I am always with अर्नब गोस्वामी. पहली बार मैं डिजिटल हूटिंग देख रहा हूँ. हाँ. मकसद ये नहीं था कि अपर्णा सेन को कुछ सुनाना है, मकसद ये था कि लिसनर और व्यूअर्स जो हैं वो अपर्णा सेन को ना सुन सकें, इसलिए उसने ये लॉजिक है, इसलिए उसने अपना मुस्तकिल ये लॉजिक है. क्योंकि देखिए ये ऐसा बंदा है कि ये अकेले पूरी मतलब जो ब्लड प्रेशर की गोलियां बनाने वाली कंपनी है ना यार, पूरी प्रॉफिट ये अर्नब गोस्वामी से ही आता है मतलब, और ये डेली की परफॉर्मेंस है. अभी आप देखें चीते को यार, मतलब वो चिल्लाता जा रहा है फोन पे, नहीं आपने मेरी बात सुनी. अपर्णा सेन आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है और वो पता ही नहीं है कि क्या बात हो रही है. मुझे लेकिन थोड़ी सी हमदर्दी क्यों है अर्नब साहब के साथ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे काम किए हैं. जैसे बचपन में स्कूल में मतलब मैं ठीक ठाक मतलब काफ़ी अनफिट था, अभी भी हूँ, लेकिन उन दिनों में ज़्यादा अनफिट था और मैं खामोश भी रहता था, नॉट लाइक दीज डेज. लेकिन जब मेरे को फटा होता था स्कूल में किसी खतरनाक बंदे से, अब उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता था ना, तो मैं मतलब यूँ मैं पता था कि मैं कुछ कहूँगा तो मेरी कुट लगेगी ठीक ठाक किस्म की. लेकिन जब मैं घर जाता था, हाँ, और मैं अपने आईने के सामने खड़ा होता था तो मैं भी यही होता था. मैंने कहा मैं बोल, क्यों नहीं जवाब दे रहा, एंड ठोस ठोस ठोस. आजकल भी थोड़ा सा ऐसे ही है. घर पे बीवी डांट देती है, जब वो घर से बाहर निकल जाती हैं तो फिर मैं भी फोन पे उठाता हूँ, मतलब वो फुल फिक्शनल कॉन्वर्सेशन होती है कि नहीं लाने थे मैंने प्याज यार, मैं नहीं, क्या मतलब 2 दर्जन प्याज कम हो गए तो क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा. तो ये आजकल ये भी हो रहा होता है. तो आई डू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, लेकिन यार मतलब स्टाइल है भाई. नहीं हुआ तो ये होगा कि उसने रिपोर्टर को कहीं फोन पकड़ाया होगा, उसने स्पीकर रिपोर्टर ने खुद फोन म्यूट कर दिया होगा. यार मुझे तो वो लग रहा है ना रिपोर्टर ने भी कहा होगा, चलो रिपोर्टर ने भी कहा होगा, जैसे वैसे ही एंकर्स और रिपोर्टर्स की लगती है, आपके डायल करते हुए सारे अभी फोन पर मौजूद नहीं, यही रिंगटोन आ रही होगी. लेकिन जो भी है, दिस इज वेरी इनोवेटिव डिजिटल हूटिंग. आप देखते हैं ये पार्लियामेंट में जब मंत्री जी तकरीर करते हैं तो बाकी जो है अपोजिशन वाले उनकी तकरीर सुनने ही नहीं देते, इतना शोर मचाते हैं. तो यही टेक्निक है. लेकिन इसने मकसद अपर्णा सेन नहीं था, मकसद ये था कि मैं और आप अपर्णा सेन को कहीं सुनना. लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर सुनना होता तो आप चैनल चेंज भी कर सकते हैं. हाँ, लेकिन उसका ये ख्याल है कि भारत के देशवासी जो हैं 1.25 अरब, वो सारे के सारे रिपब्लिक टीवी पे नहीं. वैसे अगर ना भी सुन रहे हो तो इसकी आवाज इतनी बुलंद है कि अगर अभी भी आप गौर से सुने तो आपको, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान में बैठे हुए भी अर्नब गोस्वामी बेसिकली ये कि अगर ये पाकिस्तान में होते, ये लगाया हुआ है अर्नब गोस्वामी जी पाकिस्तान में होते और ये हरकत फरमाते तो मैं कल उन्हें सुबह डॉक्टर हारून अहमद के पास जरूर ले जाता. ये है. और डॉक्टर हारून अहमद उसके बाद जो आपको फोन करके नहीं, उसके बाद अब डॉक्टर हारून अहमद को किसके पास ले जाते हैं? ये सवाल ये है, वही मैं कह रहा हूँ. और डॉक्टर हारून अहमद आपसे बात नहीं करते. आपको मालूम है कि डॉक्टर हारून अहमद पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ सरकर्दा माहिर नफ्सियात हैं, उनकी बात हो रही है. जी बिल्कुल. जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें. और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे. सही बात.